साथियों नमस्कार। डीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई। हमारा जो देश है वो संविधान दिवस तो सिर्फ एक दिन मनाता है, लेकिन अगर बहुत ही गहराई से देखें तो पूरा जो 365 दिन है वो संविधान से चलता है। तो हर दिन संविधान का दिवस है, ये हम मान सकते हैं। तो आइए आज हम बातचीत करेंगे संविधान के बारे में, संविधान सभा के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, उसके जो क्या क्या घटनाएं घटी, जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, उसके बारे में आज बातचीत करेंगे। तो बस निवेदन यह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और पूरा देखने के बाद में अपना ओपिनियन, अपना कमेंट्स यहाँ पर जरूर साझा करें। तो चलिए शुरू करते हैं संविधान दिवस पर ये एक खास बातचीत। संविधान को तो सभी जानते हैं, समझते भी होंगे, लेकिन संविधान कैसे बना, संविधान सभा क्या थी, इसके बारे में नहीं जानते हैं। आइए आज मैं बताऊंगा कि संविधान सभा क्या है और किस प्रकार इसका गठन हुआ है, कहां कहां से लोग इसमें जुड़े, कौन कौन थे वह लोग जो कि संविधान सभा में उन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। वैसे तो संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है वो 1925 से शुरू हो गई थी, जब अविभाजित भारतवर्ष में ब्रिटिशों का शासन था। इस समय महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया गया, जो भारत के लिए संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का ये एक प्रथम प्रयास था। कहा जाता है कि संविधान सभा की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। अंतिम बार यानी पांचवी बार 1938 में नेहरू जी ने संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया था। संविधान सभा के सदस्य मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे, जिनका चुनाव जुलाई 1946 में संपन्न हुआ था। ध्यान रखिएगा साथियों, जिस समय यह चुनाव हुआ उस समय भारत में ब्रिटिश का शासन था। अविभाजित भारत के बंटवारे के पहले कुल 389 सदस्य थे, जिसमें भारत में 299 ही रह गए। इसमें चुने हुए मनोनीत सदस्य 70 थे, जिनमें से कुछ महिला सदस्य थी जिनकी संख्या 15 थी। अनुसूचित जाति के लोग 26, अनुसूचित जनजाति के सदस्य 33। बंटवारे के बाद 3 महिलाएं पाकिस्तान में चली गई और भारत के संविधान सभा में सिर्फ 12 महिलाएं रह गई, जिसमें एक महत्वपूर्ण नाम आता है सरोजिनी नायडू का, और एकमात्र दलित महिला थी जिनका नाम था दक्षिणायन वेलायुधन। यानी संविधान सभा अविभाजित भारत के लिए तय की गई थी। क्योंकि भारत का विभाजन हो गया था और पाकिस्तानी क्षेत्र में भी संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे, जो संविधान बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ी उसमें पाकिस्तान समानांतर रूप से आगे नहीं बढ़ पाया, जैसा कि भारत में हुआ। यानी पाकिस्तान में भी उसी तरह से संविधान बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती तो वहां भी आज तानाशाही के बजाय लोकतांत्रिक शासन होता, लोकतंत्र का शासन होता। बहरहाल संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को की गई थी। पहले संविधान सभा का नाम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था। संविधान लागू होने के बाद में इसे भारतीय संसद कहा गया। इसके स्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि कांग्रेस से आते थे। अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि कांग्रेस से थे, और इसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि एससीएफ से आते थे। संविधान सभा के कुल 389 सदस्यों में से कांग्रेस के 208 सदस्य थे
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे, अन्य सदस्य 15 थे। राजाओं और रियासतों की ओर से 93 यानी 93 सदस्य थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे हिरेंद्र कुमार मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी। संविधान सभा को 24 जनवरी 1950 में भंग कर दिया गया। संविधान की कार्यवाही 2 वर्ष 11 माह 18 दिन चली, जिसमें कुल 165 बैठकें हुई और संविधान बनाने में 2473 संशोधन किए गए। संविधान की निर्माण की प्रक्रिया को आप ऐसे ढंग से देखिए। डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माण समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उनका काम था कि वह ड्राफ्ट बनाएं और उसे संविधान सभा के सामने पेश करें। उस पर दावा आपत्ति आमंत्रित की जाती और उस पर बहस होते और उसमें संशोधन किए जाते। उसके बाद बहुमत के साथ संविधान की उन धाराओं को पास कर दिया जाता। इस प्रकार संविधान बनाने तक इसमें 2473 संशोधन किए जा चुके थे। संविधान किसके लिए? आइए जानते हैं कि संविधान का मकसद क्या था और असल में वो किसके लिए, किन मकसद से वो शुरू किया गया था, लिखा गया था। देश के कमजोर से कमजोर व्यक्ति को लगना चाहिए कि उसका ख्याल रखा जा रहा है। यही संविधान की मंशा है। इसी को ध्यान में रखकर समानता, समता, बंधुत्व की बात की गई, जिसमें जाति, लिंग, धर्म, ऊंच नीच का भेद करने की कोई गुंजाइश नहीं है। संविधान लचीला है और इसमें संशोधन के भी प्रावधान हैं ताकि भविष्य में परिस्थिति के अनुरूप इसमें आवश्यक संशोधन किया जा सके। इसका मतलब ये नहीं है कि संशोधन के नाम पर संविधान में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, यानी हमको इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा कि संशोधन के नाम पर संविधान में छेड़छाड़ ना। अब जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं अपनी संविधान सभा के आखिरी भाषण में कि नायक पूजा लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल की चेतावनी को खास तौर पर ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने उन लोगों को यह चेतावनी दी है जिन्हें प्रजातंत्र को बनाए रखने में दिलचस्पी है, अर्थात अपनी स्वतंत्रता को एक महानायक के चरणों में समर्पित ना करें या उस पर विश्वास करके उसे इतनी शक्तियां प्रदान ना करें कि वह संस्थाओं को नष्ट करने में समर्थ हो जाए। उन महान व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने में कोई गलत नहीं है जिन्होंने जीवन पर्यंत देश की सेवा की हो, परंतु कृतज्ञता की भी कुछ सीमाएं हैं। जैसा कि आयरिश देशभक्त डेनियल ओ कॉमेल ने खूब कहा है, कोई पुरुष अपने सम्मान की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता। इसी प्रकार कोई महिला अपने सतीत्व के कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकती और कोई राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता। यह सावधानी अन्य देश के मुकाबले भारत के मामले में अधिक आवश्यक है, क्योंकि भारत में भक्ति या नायक पूजा उसकी राजनीति में जो भूमिका अदा करती है, उस भूमिका के परिणाम के मामले में दुनिया का कोई देश भारत की बराबरी नहीं कर सकता। धर्म के क्षेत्र में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन और अंततः तानाशाही का सीधा रास्ता है। ये बातें डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के समापन भाषण में कही थी। आइए अब जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर क्या एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं इसी भाषण में। राजनीतिक प्रजातंत्र से ज्यादा सामाजिक प्रजातंत्र की जरूरत। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि हमें मात्र राजनीतिक प्रजातंत्र पर संतोष नहीं करना चाहिए, हमें हमारे राजनीतिक प्रजातंत्र को एक सामाजिक प्रजातंत्र भी बनाना चाहिए,
जब तक उसे सामाजिक प्रजातंत्र का आधार ना मिले, राजनीतिक प्रजातंत्र चल नहीं सकता। सामाजिक प्रजातंत्र का अर्थ है वह एक ऐसी जीवन पद्धति जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करती है। ये भी बात डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में किया था, जो कि डीएमए इंडिया ऑनलाइन के वेबसाइट पर भी आप इस भाषण को पढ़ सकते हैं, पूरा वहां मौजूद है। वे कहते हैं कि सामाजिक डेमोक्रेसी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सामाजिक डेमोक्रेसी आने के बाद ही राजनीतिक डेमोक्रेसी स्थायी हो सकेगी। बहन भाई के बराबर हो, पत्नी पति के बराबर हो, एक समाज दूसरे समाज में बराबरी का दर्जा हो, एक जाति दूसरी जाति के बराबर दर्जा रखती हो। यदि ऐसा होता है तभी सही मामले में सामाजिक डेमोक्रेसी भारत में कायम हुई है, ये माना जाएगा। इसीलिए सामाजिक लोकतंत्र को डॉक्टर अंबेडकर बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। फिर आगे बात आती है कि विदेशी शक्ति के बजाय भीतरी शक्तियों से देश को खतरा है। अक्सर यह प्रचारित किया जाता है कि भारत को विदेशी शक्तियों से डर है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि भारत को विदेशी शक्तियों से ज्यादा अपने बीच से डर है। वह इसके पीछे कई उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि यह तथ्य मुझे और भी व्यथित करता है कि न केवल भारत ने पहले एक बार स्वतंत्रता खोई है, बल्कि अपने ही कुछ लोगों के विश्वासघात के कारण ऐसा हुआ है। सिंध पर हुए मोहम्मद बिन कासिम के हमले से राजा दाहिर के सैन्य अधिकारियों ने मोहम्मद बिन कासिम के दलालों से रिश्वत लेकर अपने राजा के पक्ष में लड़ने से इनकार कर दिया था। वह जयचंद ही था जिसने भारत पर हमला करने एवं पृथ्वीराज से लड़ने के लिए मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था और उसे अपनी सोलंकी राजाओं को मदद करने का आश्वासन दिया था। जब शिवाजी हिंदुओं के मुक्ति के लिए लड़ रहे थे, तब कोई मराठा सरदार और राजपूत राजा मुगल शहंशाह की ओर से लड़ रहे थे। ये सब बातें डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में स्पष्ट रूप से कहते हैं। एक लंबा भाषण है, आप जरूर उस भाषण को देखिएगा। आप जानिए कि संविधान किसका है, यानी संविधान सबका है कि कुछ लोगों का है। जैसे कि आपने देखा कि संविधान सभा में सभी जाति, समुदाय, धर्म, क्षेत्र से चुने हुए सदस्य थे। उन्होंने जो नए आधुनिक भारत की कल्पना की, उसी का भौतिक रूप आज का संविधान है। अतः संविधान की रक्षा करने का तथा यह देखने का कि सही ढंग से लागू हो रहा है या नहीं, दायित्व भी हम सभी का है। आशा करता हूं यह संविधान संसार का सर्वश्रेष्ठ संविधान साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।